नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप में आपका स्वागत है। आज की तारीख है 28 अगस्त 2020 और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं द हिंदू अखबार में आए हुए प्रमुख आलेखों और एडिटोरियल्स पे, जिसके तहत हम प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो दिल्ली एडिशन पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में पॉलिटी से है। इसके अतिरिक्त इसको सामाजिक न्याय के विषय से भी जोड़ के देखा जा सकता है और दोनों को मिला के भी पेपर में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि ये मामला क्या है, संदर्भ क्या है, और उसके बाद फिर हम इससे रिलेटेड अन्य बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हाल में ही सुप्रीम कोर्ट का एक नया फैसला आया है, जिसमें 5 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा यह राज्यों को अनुमति दे दी गई है कि वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो सेंट्रल लिस्ट है, जो केंद्रीय सूची है जिसके माध्यम से अनुसूचित जातियों और जनजातियों की पहचान की जाती है, उसमें ग्रुप वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण किया जा सकता है। ग्रुप के अंदर ग्रुप का निर्माण किया जा सकता है। यानी आप कह सकते हैं कि एक एससी या एसटी का एक समुदाय है, एसटी या एसटी की एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर भी और भी उप समूह बनाए जा सकते हैं। तो यह एक प्रकार से कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है, जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट वर्तमान में ओबीसी में लागू है, अन्य पिछड़ा वर्ग में लागू है, उसमें क्रीमी लेयर के कॉन्सेप्ट को अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग समूह में लागू किए जाने की ओर एक ये पहल कही जा सकती है। हालांकि इसमें कुछ और भी बातें हैं जिनको समझने की ज़रूरत है, तो हम इस पूरे मसले को विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जब एससी और एसटी समुदाय में क्रीमी लेयर की अवधारणा को लागू किए जाने की बात कही जाती है, तो इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, और साथ ही साथ इसमें सर्वोच्च न्यायालय का क्या मत है। इसके अलावा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये वास्तव में क्रीमी लेयर की अवधारणा होती क्या है। लेकिन इन सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पे और क्या कहा है। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है 5 जजेस वाला, जिसमें अनुसूचित जाति और जनजाति की जो सेंट्रल लिस्ट है, केंद्रीय सूची है, उसके तहत अब उप समूह वर्गित किए जा सकते हैं। समूह के अंदर समूहों का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि अगर समूहों के अंदर समूह का निर्माण किया जाएगा तो इससे कमजोरों में सबसे कमजोर को एक बेहतर सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। इसके तहत जो कमजोरों में सबसे कमजोर होंगे उनको अधिमान्य उपचार या प्रिफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा सकता है और इसके माध्यम से स्वयं अनुसूचित जातियों के भीतर जो असमानता निर्मित हुई है उसका निवारण किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये मत है, सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि जाति संघर्ष जो समाजों में दिखाई देता है, जिसके तहत उच्च जाति के लोग निम्न जाति के लोगों दोनों के बीच संघर्ष की स्थिति देखी जाती है, वो केवल संघर्ष की स्थिति केवल 2 जातियों के मध्य ही विद्यमान ना होके जातियों के भीतर भी विद्यमान है। यानी स्वयं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में समूह के अंदर ही असमानता विद्यमान है और ये असमानता इस बात की को जो है नकारती है कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग में एक होमोजेनिटी है। तो इसके तहत सुप्रीम कोर्ट का ये मत है कि जब तक हम जातियों के अंदर विद्यमान संघर्ष को निवारित नहीं करेंगे तब तक जो है समाज में समानता की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो अगर समाज में इस समानता की स्थापना करनी है
तो यहाँ एक ओर तो उच्च जाति और निम्न जातियों के मध्य जो भेद हैं, मध्य जो संघर्ष हैं, उनके निवारण की आवश्यकता है। वहीं दूसरी ओर जो जातियों के भीतर जो असमानता विद्यमान है, उसके निवारण की भी ज़रूरत है। और इसके लिए उन्होंने ये अनुमति दे दी है कि अब आप समूह के भीतर एक उप समूह का निर्माण कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब यह हुआ कि यदि मान लीजिए मान लीजिए सेंटर की, केंद्र की लिस्ट में, ठीक है, अनुसूचित जनजातियों की लिस्ट में मान लीजिए अगर 10 जातियां हैं, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि उन 10 जातियों में अभी तक के आरक्षण का लाभ 4 जातियों को ही ज़्यादा प्राप्त हुआ हो। ठीक है, 4 जातियों के लोग काफ़ी प्रभुत्वशाली रूप से जो है अपने आरक्षण के लाभों को ले रहे हों अनुसूचित जाति के भीतर ही। तो बाकी की जो 6 जातियां हैं वो इन पिछड़ों में भी और पिछड़ी हुई हैं, इसलिए इन तक भी आरक्षण का लाभ पहुंच सके, इसके लिए ये प्रावधान अब किया गया है। ठीक है, जिसके तहत जाति, व्यवसाय और गरीबी के बीच जो अंतर संबद्धता है, जो आपस में जुड़ाव है, उसको समझने की ज़रूरत है। जिसमें व्यवसाय और गरीबी का इस प्रकार से संबंध है कि यदि आरक्षण के माध्यम से नौकरियों में या फिर शिक्षा वगैरह में अधिमान्य उपचार दिया जाता है या प्राथमिकता दी जाती है, तो इससे जो जाति संघर्ष हैं या जातियों से संबंधित जो भेदभाव है उसको दूर किया जा सकता है। अब इसमें होता क्या है कि इसका लाभ सामान्य रूप से कुछ विशेष जातियों को ज़्यादा मिला है, कुछ जातियों को कम मिला है। यही कारण है कि इसके मध्य अंतर को समझना ज़रूरत है, ताकि इसके गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर को समझ के हम सुधारात्मक उपायों को कर सकें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब अगर केंद्र चाहे तो इस तरीके का प्रावधान कर सकता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और है जो आपको याद रखनी चाहिए, वो ये कि 2004 में सुप्रीम कोर्ट में ही एक 5 जजेस की बेंच ने 2004 के ई.वी. चिनैया फैसले में इससे विपरीत मत को रखा था। यानी हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में कहा कि आप जाति के भीतर जो है समूहन कर सकते हैं। ठीक है, समूह के भीतर समूह बना सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा। लेकिन इससे पहले भी 2004 में इसको लेकर न्यायालय ने विपरीत मत रखा था। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जाति के भीतर जाति का निर्माण करना है, समूह के भीतर समूह का निर्माण करना है। इसको लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में 2 मत हो गए हैं, एक 2020 का मत है और एक 2004 का मत है। और दोनों ही जो मत हैं वो 5-5 जजेस की बेंचेस के द्वारा दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी इस पे स्पष्टता भी और आनी बाकी है। यही कारण है कि ये जो पूरा मामला है इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने सहमति व्यक्त की है, लेकिन इस मामले को पूरी तरीके से लागू अभी नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो 5 जजेस की बेंचेस द्वारा पलटा नहीं जा सकता है। यही कारण है कि अब ये दोनों जो मामले हैं वो 7 जजेस की बेंचेस को सौंप दिए गए हैं। यानी भविष्य में इस मसले पर 7 जजेस की बेंचेस फिर से फैसला करेगी कि वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण किया जा सकता है अथवा नहीं। तो वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण का जो मामला है वो 2020 में अभी कल ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ किया जा सकता है। लेकिन 2004 का जो चिनैया मामला है वो कहता है कि वर्ग के भीतर वर्ग का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, तो इस मामले को अभी आगे भी आपको फॉलो करना है ताकि आप अंतिम रूप से इस पे एक बेहतर निष्कर्ष दे सकें। अब हम इसके संबंधित कुछ और मत को देख लेते हैं, कुछ और बातों को देख लेते हैं जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो 2020 का फैसला है, इससे अनुसूचित जाति और जनजाति में भविष्य में क्रीमी लेयर की संभावना पैदा हो गई है। जो क्रीमी लेयर की जो संभावना है, वो जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो ओबीसी के अंदर देखा जाता है और इसको 1992 के इंदिरा साहनी केस के बाद देखा गया। 1992 का जो इंदिरा साहनी केस है उसके तहत जो ओबीसी को 27% आरक्षण प्राप्त हुआ था, उसकी संवैधानिक मान्यता को जारी रखा गया। लेकिन ये कहा गया कि जो भी आरक्षण दिया जाए वो 50% की सीमा के पार नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो एक निश्चित कट ऑफ से बाहर के लोग हैं, ठीक है, जो निश्चित लाभों से अधिक प्राप्त लाभ कर रहे हैं
उन लाभशील वाले लोगों को क्रीमी लेयर की संकल्पना के तहत बाहर किया जाना चाहिए। इंदिरा साहनी केस में ओबीसी में क्रीमी लेयर की संभावना को, क्रीमी लेयर की संकल्पना को लागू किया गया था और अब हो सकता है कि अनुसूचित जाति और जनजाति में भी इसको लागू कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि कोर्ट ये मान रहा है कि नागरिक हैं जिनको अनुच्छेद 16 आदि के तहत आरक्षण आदि का दर्जा प्राप्त है, तो जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो पिछड़ापन है वो सदैव के लिए प्राप्त नहीं है और ऐसे व्यक्ति जो इस पिछड़ेपन से बाहर आ चुके हैं उनको क्रीमी लेयर के माध्यम से बाहर किए जाने की ज़रूरत है, ताकि इस आरक्षण की सुविधाओं का लाभ जो है दूसरे वर्ग भी ले सके। ठीक है। अब इसके तहत कोर्ट का सदैव से कोर्ट का जो है इस मानना रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग जो है उसके अंतर्गत भी सभी जातियां एक समान नहीं हैं। ठीक है। अगर तथ्यात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए, फैक्चुअल डिटेल के रूप में देखा जाए, तो जब हम सेंट्रल लिस्ट की बात करते हैं या अनुसूचित जातियों या जनजातियों की लिस्ट की बात करते हैं जिसके तहत यह निर्धारित किया जाता है कि कौन अनुसूचित जातियां हैं, कौन अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इसका जो निर्माण है या इसका जो फैसला है वो राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इसको कहते हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 341 और 342 के तहत। अब इसमें जातियों को जो घटाना है या जोड़ा जाना है उसका फैसला संसद की स्वीकृति से होता है और राज्य जो है अपनी मर्जी से इसमें जाति जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके भविष्य में बहुत सारे रिपरकशन हो सकते हैं, बहुत सारे जो है और फैसले लिए जा सकते हैं जिस पे नज़र रखने की ज़रूरत है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं SC ST के लिए जो क्रीमी लेयर का मानदंड है उसके प्रश्न की, होना चाहिए अथवा नहीं। इसको लेकर जो है बहुत सारे पक्ष विपक्ष दिए गए हैं जिसको समझ के इस पे एक बेहतर समझ बनाई जा सकती है। तो 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसका संबंध था जरनैल सिंह वाद से। ठीक है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया जिसका नाम था जरनैल सिंह वाद, या इसे कहते हैं जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता वाद 2018। अब इसमें सरकार से कहा गया कि SC ST में, अनुसूचित जाति और जनजाति में क्रीमी लेयर मानदंड को शुरुआत करने की संभावना की जांच करनी चाहिए, क्योंकि यदि SC ST के कुछ लोग ही सभी प्रतिष्ठित नौकरियों पर कब्जा कर लेंगे तो यह वर्ग हमेशा की तरह पिछड़ा रह जाएगा। तो SC ST में क्रीमी लेयर लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, ये वाद विवाद जो है 2018 में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद शुरू हुआ, जिसमें क्रीमी लेयर का प्रश्न जो है फिर से महत्वपूर्ण हो गया। क्रीमी लेयर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंदिरा साहनी केस 1992 से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने सरकार से कहा कि आप क्रीमी लेयर के जो मानक हैं उसको परिभाषित करें और इसके तहत आय की योग्यता, संपत्ति की योग्यता या पद की योग्यता के आधार पर अंतिम फैसला लें। ठीक है। वर्तमान में आरक्षण के संबंध में जो क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो अन्य पिछड़ा वर्ग OBC के लिए ही लागू है, जिसमें यदि कोई व्यक्ति केंद्र और राज्य सरकार दोनों के ग्रुप A और ग्रुप B की सर्विस के तहत अधिकारी वर्ग में आता है और प्रति वर्ष 8 लाख से अधिक आय अर्जित करता है, तो ऐसे व्यक्ति क्रीमी लेयर के दायरे में माने जाएंगे और उनको OBC के तहत आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है। तो क्रीमी लेयर क्या है, इस पर मैंने पहले ही बात कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में SC ST के लिए क्रीमी लेयर की बात कही थी और इसके पक्ष में जो है बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। मुख्य रूप से आपको 2 तर्कों के बारे में याद रखना है। एक तर्क तो जरनैल सिंह वाद का, इसमें सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि आरक्षण के अधिकांश लाभ क्रीमी लेयर द्वारा उठाए जा रहे हैं, जिससे समाज के कमजोर वर्ग हमेशा कमजोर बने रहते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा ये देखा जाता है कि वर्तमान में जिस प्रकार से आर्थिक जो कारक हैं वो समाज में महत्वपूर्ण हो चले हैं, तो जैसे जैसे जातियों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है, जैसे जैसे उनको बेहतर आय और पद प्राप्त हो रहे हैं, वैसे ही उनकी सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता भी सुधर रही है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भेदभाव होते हैं उनमें कमी आ रही है। तो आर्थिक कारक को ध्यान में रखते हुए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ध्यान में रखते हुए क्रीमी लेयर को लागू करने के पक्ष में तर्क दिया जाता है। ठीक है। लेकिन
इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए गए हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, कौन कौन से तर्क दिए गए हैं? तो आरक्षण जो हमें दिया गया है उसके बावजूद, ठीक है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग आदि को जो आरक्षण दिया गया है उसके बावजूद अभी भी भेदभाव के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में आंकड़ों के रूप में भी विद्यमान हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एससी एसटी एक्ट 1989 के तहत बहुत सारे अपराधों को जो परिभाषित किया गया है उसके तहत भी लगातार जो हैं इसमें मामले दर्ज किए जाते रहे हैं, जिसके आंकड़े नेशनल क्राइम रिपोर्ट्स ब्यूरो द्वारा हर साल जारी किए जाते रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमें आरक्षण के कॉन्सेप्ट को ही समझने की ज़रूरत है, जिसमें जो आरक्षण का जो प्रावधान है उसका जो मूल है, उसका जो आधार है वो आर्थिक ना होकर, ठीक है, सामाजिक है। ठीक है, तो आरक्षण इसलिए दिया गया है क्योंकि समाज में कुछ ऐसी जातियां हैं, समाज में कुछ ऐसे वर्ग हैं जिनको अस्पृश्यता के आधार पर, ठीक है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत के आधार पर उनसे भेदभाव किया जाता रहा है और इसके ऐतिहासिक कारक रहे हैं। तो भारत में जो आरक्षण है वो सामाजिक, धार्मिक, ठीक है, भारत में जो आरक्षण है वो सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों के चलते, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक कारकों के चलते देखा जाता है। इसके पीछे आर्थिक जो कारक हैं वो प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है। इसलिए ये कहा जाना कि आर्थिक गतिविधि में आर्थिक सुधार होने से होने वाला भेदभाव या आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने से जो छुआछूत की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि यदि आप क्रीमी लेयर को लागू कर देंगे तो जो वर्ग इससे बाहर हो जाएंगे, उनसे जो भेदभाव ऐतिहासिक रूप से होता रहा है वो पूर्व की भांति ही विद्यमान रहेगा और जब तक ये ऐतिहासिक भेदभाव समाप्त नहीं हो जाता तब तक इसे समाप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो जो आरक्षण है वो मुख्य रूप से सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक आधारों पर इसको सही ठहराया जाता है। आर्थिक कारक जो हैं इससे प्रत्यक्ष रूप से संबंधित नहीं है, इसलिए आर्थिक कारकों के आधार पर क्रीमी लेयर को लागू करने के पक्ष में तर्क देना इसको बहुत सही नहीं माना जाता है। इसके अलावा जब क्रीमी लेयर की बात कही जाती है तो ये कहा जाता है कि क्रीमी लेयर ओबीसी में भी लागू है, इसलिए एससी और एसटी में भी इसे लागू कर दिया जाए। लेकिन इसके आलोचकों का ये तर्क है कि जो ओबीसी की जो सामाजिक स्थिति रही है, ओबीसी के साथ जो होने वाला जो भेदभाव है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तुलना में कम है। ठीक है, तो ऐतिहासिक रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग को इतने भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है जितना अनुसूचित जातियों और जनजातियों को करना पड़ा है। यही कारण है कि जब ओबीसी समुदाय का कोई व्यक्ति एक निश्चित आर्थिक स्थिति प्राप्त कर लेता है तो जो सामाजिक भेदभाव है जो ऐतिहासिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे और सांस्कृतिक स्तर पे देखा जाता है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। इसलिए ओबीसी और एससी एसटी दोनों वर्गों को एक समान माना जाना सही नहीं है। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष में ऐसे बहुत सारे तर्क हैं, इसको ध्यान में रख के जो है हमें कोई अपना निर्णय देना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो यह है कि आरक्षण चूंकि एक बेहद संवेदनशील विषय है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले जो इससे संबंधित हितधारक हैं, जो इससे संबंधित जो पक्ष के लोग हैं, उनसे परामर्श के उपरांत ही कोई फैसला लिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो व्यापक जो वर्ग है, चाहे वो एससी एसटी का वर्ग हो, चाहे ओबीसी का वर्ग हो, चाहे वो अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित लोग हों, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए और भी अन्य उपायों को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि दलित उद्यमिता को प्रोत्साहित करना, उनको वहनीय ऋण सुविधा, स्टैंड अप इंडिया आदि प्रोग्राम से देना और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस संदर्भ में जागरूकता बढ़ाना। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिसके आधार पे हम जो अनुसूचित जाति और जनजाति के मध्य विद्यमान जो बातें हैं, जो दिक्कतें हैं, उसको हम दूर करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 7 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ से है।
इसमें अभी हाल में ही प्रधानमंत्री द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की जो घोषणा की गई है उसके संदर्भ में विविध तर्क और वितर्क दिए गए हैं। यानी यह आर्टिकल मुख्य रूप से नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के संदर्भ में वाद विवाद को जनरेट करता है, विचार विमर्श को जनरेट करता है, जिसमें मुख्य रूप से ये तर्क दिया गया है कि नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के माध्यम से क्या भारत का जो प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र है या भारत का जो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसके तहत जो विद्यमान दिक्कतें हैं क्या केवल मात्र एक हेल्थ आईडी को जारी किए जाने से दूर हो सकती हैं अथवा नहीं। ठीक है, तो मात्र एक डिजिटल आईडी सारी समस्याओं का निदान कर सकता है। इसको लेकर दोनों विद्वानों ने अपने अपने तर्क को रखा है, जिसके आधार पे आप नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की आलोचनात्मक व्याख्या कर सकते हैं। तो आलोचनात्मक व्याख्या के तहत इस तरीके के तर्कों को आसानी से लिखा जा सकता है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या तर्क दिए गए हैं। संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक भारतीय के लिए अभी हाल में ही डिजिटल हेल्थ आईडी की घोषणा की गई है, लेकिन मूल प्रश्न ये बना हुआ है कि क्या मात्र डिजिटल हेल्थ आईडी से ही भारत के प्राथमिक स्वास्थ्य इकोसिस्टम का, प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का बेहतर किया जाना संभव है। ठीक है, और इसमें लेखक ये तर्क देते हैं कि बिना मजबूत स्वास्थ्य अवसंरचना के जब तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर, टर्शरी हेल्थ सेक्टर, ठीक है, ये सारे जो क्षेत्र हैं उनको मजबूत नहीं किया जाएगा, तब तक डिजिटल हेल्थ आईडी की जो कॉन्सेप्ट है वो पूर्ण रूप से प्रासंगिक नहीं हो सकेगा। इसमें लेखक ये तर्क देते हैं कि जब तक हम डिजिटल हेल्थ आईडी को कुछ पूर्व शर्तों के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक इसकी सफलता की कामना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो इसकी सफलता की पूर्व शर्तें कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारा जो पूरा जो हेल्थ इकोसिस्टम है, पूरी जो हमारी स्वास्थ्य संरचना है उसमें सुधार किए जाने की आवश्यक है। साथ ही साथ जो इसके तहत जो डेटा जनरेट होता है, ठीक है, उसको प्रबंधित किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, डेटा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था और एकीकृत डेटा मैनेजमेंट सिस्टम ये एक महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। साथ ही साथ यह भी ज़रूरी है कि जितना भी हेल्थ डाटा है, चाहे वो दवाओं से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्टर से संबंधित हो, चाहे वो लैब टेस्ट से संबंधित हो, ठीक है, लैब टेस्ट से संबंधित हो, इस सभी का सभी जो डेटा है वो रियल टाइम पे उपलब्ध होना चाहिए। रियल टाइम का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही आप कोई दवा लेने गए, जैसे ही आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसी समय जो है उसको इस हेल्थ आईडी में जो है इसको लागू कर देना चाहिए। लेकिन इस हेल्थ आईडी को आप किस प्रकार से रियल टाइम आधार पे एक्सेस करेंगे, इसमें जो डेटा है चाहे वो दवा से संबंधित हो चाहे वो अन्य संबंधित डेटा हो, उसको किस प्रकार से फीड किया जाएगा और इसमें जो डेटा फीड होगा वो कौन करेगा, इसको लेकर अभी भी इसको लेकर अभी भी पूरी तरीके से स्पष्टता नहीं है। ठीक है, इसको लेकर अभी तक क्लैरिटी नहीं है, जिसको दूर किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हेल्थ डाटा की हमें रियल टाइम आधार पर उपलब्धता की ज़रूरत है। साथ ही साथ भारत में सरकारी क्षेत्र के साथ जो निजी क्षेत्र है वो बड़े पैमाने पे स्वास्थ्य क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाता है। तो जब तक स्वास्थ्य क्षेत्र में निजी क्षेत्र को बेहतर ढंग से रेगुलेट नहीं किया जाएगा तब तक जो डिजिटल हेल्थ आईडी है उसका प्रयोग सीमित रूप में ही सफल हो सकेगा। ठीक है, अब वर्तमान में जो हम देखते हैं तो बहुत सारी आईडीज़ के बारे में देखते हैं, जिसमें आधार है, जिसमें पैन है, ठीक है, जिसमें हमारे बहुत सारे बैंक एटीएम कार्ड वगैरह हैं। तो प्रश्न यही उठता है कि जो एक इन सारे आईडीज़ में जब एक और हेल्थ आईडी भी जुड़ गई तो ये किस तरीके से बेहतर होगी। ठीक है, जब तक हम निजी क्षेत्र में सुधार ना करें, हेल्थ डेटा फीड करने में दिक्कतों को दूर ना करें और एकीकृत सूचना आधारित व्यवस्था या हेल्थ एप्लीकेशंस को ना अपनाएं, तब तक हम इसको कैसे बेहतर बना सकेंगे। ठीक है, इसके तहत ये किया जा सकता है कि जो निजी क्षेत्र में जो रिपोर्टिंग वगैरह होती है या निजी क्षेत्र में लोग स्वास्थ्य लाभ लेने जाते हैं तो निजी क्षेत्र द्वारा की गई रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाया जाए और इस डेटा को ऑफिशियल सिस्टम तक लाने की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी किसी भी निजी अस्पताल के पास आप जाएं, किसी भी निजी डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज कराएं तो वो जो भी आपको दवाई
रेकमेंड करे उस दवाई का जो डेटा है, उससे संबंधित जो डॉक्टर का जो डेटा है, वो तुरंत का तुरंत जो है इस हेल्थ आईडी में जो है इसको जोड़ा जाना चाहिए। और इसके लिए एक संस्थात्मक इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत है। इसके तहत एक कानून है जिसको कहा जाता है क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट क्या है? तो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट मुख्य रूप से भारत में निजी क्षेत्र को विनियमित करने वाला एक कानून है, जिसमें डॉक्टर की प्रैक्टिस आदि को विनियमित किया जाता है। तो यदि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सुधार के तहत यह अनिवार्य बना दिया जाए कि निजी अस्पताल जो है डॉक्टर्स वगैरह जो मरीजों को देखेंगे और उनकी रिपोर्टिंग वगैरह हेल्थ आईडीज़ के अंतर्गत डेटा फीड करने की व्यवस्था की जाएगी। तो इससे निश्चित ही जो विनियामक फ्रेमवर्क है उसको बेहतर बनाया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ जो डिजिटल हेल्थ आईडी की बात कही जा रही है, उस डिजिटल हेल्थ आईडी के तहत जो हम ई हेल्थ प्लेटफॉर्म वगैरह का निर्माण करें, उस ई हेल्थ प्लेटफॉर्म वगैरह में सभी आवश्यक सूचनाओं को समय समय पर भरने की व्यवस्था भी करें। जैसे कि यदि मान लीजिए किसी के पोषण के बारे में जानकारी लेनी हो, तो उस व्यक्ति का वजन कितना है, उस व्यक्ति की लंबाई कितनी है, उसका बीएमआई कितना है, इन सब के बारे में जानकारी उस प्लेटफॉर्म पे होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम पूरे भारत में, ठीक है, पैन इंडिया लेवल पे इस तरीके की आईडी योजना को लागू कर रहे हैं, तो इसके संदर्भ में एक पायलट स्कीम भी शुरू की जा सकती है और इस पायलट स्कीम की सफलता के बाद इसे पूरे भारत में लॉन्च किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ हमें यह भी देखना होगा कि भारत में जब डेटा सुरक्षा के बारे में बात कही जाती है, ठीक है, जब भारत में डेटा प्राइवेसी के बारे में बात कही जाती है, तब भारत बहुत अच्छे मानकों के आधार पर खड़ा नहीं होता है। भारत में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन को लेकर कानून अभी तक नहीं बना है, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में ही इसके संबंध में बात कही थी। ठीक है, तो जब तक पर्सनल डेटा के प्रोटेक्शन के संदर्भ में एक कानूनी ढांचा नहीं खड़ा कर दिया जाता है, तब तक हेल्थ डेटा की सुरक्षा और प्रिवेसी को लेकर काफ़ी दिक्कतें बनी रहेंगी। ठीक है, अगर डेटा लीक हो जाता है तो इससे बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। मुख्य रूप से जो व्यक्ति है उसको बेहद हानि हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए वो व्यक्ति है और जिस कंपनी में वो काम करता है, उस कंपनी को ये पता चल जाए कि वो व्यक्ति जो है इस बीमारी से, मान लीजिए डायबिटीज़ से ग्रस्त है। ठीक है, तो डायबिटीज़ से ग्रस्त होने की स्थिति में व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है वो प्रभावित होती है। तो अगर कंपनियों को ये पता चल जाएगा कि उनका जो स्टाफ है वो डायबिटीज़ से ग्रस्त है, तो हो सकता है उसको भविष्य में वो ज़्यादा महत्व ना दे। इसी प्रकार से मान लीजिए किसी बीमा कंपनी को डेटा के लीक होने के बाद ये पता चल जाए कि उस व्यक्ति को, मान लीजिए, कैंसर के प्रारंभिक लक्षण हैं, ठीक है, या ये कहें कि आगे चलकर उसको हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है, ये पता उसको चल जाए, तो बीमा कंपनी ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य बीमा करने से बचेगी। और यदि वो व्यक्ति स्वास्थ्य बीमा लेने भी जाएगा तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो काफ़ी उच्च प्रीमियम दर पे देना होगा। ठीक है, तो इससे व्यक्ति को घाटा हो सकता है। ठीक है, व्यक्ति का रोजगार नकारात्मक रूप से प्रभावित हो सकता है और साथ ही उसको सामाजिक भेदभाव का सामना भी करना पड़ सकता है। ठीक है, विशेष रूप से कई आलोचकों का ये मत है कि हेल्थ आईडी की जो पूरी संरचना है वो मुख्य रूप से इंश्योरेंस सेक्टर, मुख्य रूप से प्राइवेट सेक्टर और मुख्य रूप से जो आईटी इंडस्ट्री है उसको ही ज़्यादा लाभ देगी। जो निजी क्षेत्र है, जो मरीज हैं, उनको जो है अधिक लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो यदि मरीजों को ज़्यादा लाभ देना है तो फिर हमें चिकित्सा सेवाओं के मानकीकरण की ज़रूरत है, उनको स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत है, उनकी गुणवत्ता को सुधारने की ज़रूरत है और मरीज इलाज कराने के लिए जो पैसा देते हैं उसको दर को विनियमित करने की ज़रूरत है। तो यही कारण है कि लेखकों का मत है कि यदि आप हेल्थ आईडी जैसी कोई संकल्पना ला रहे हैं तो इसके तहत भारत में जो हेल्थ सेक्टर में जो खर्च होता है
उसको जीडीपी के अनुपात में बढ़ाने की ज़रूरत है, जो वर्तमान में मात्र 1.2% ही है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ ही साथ हम इस संदर्भ में जो डेटा है, ठीक है, साथ ही साथ इस संदर्भ में जो डेटा है उसको हम अनाम स्तर पे, ठीक है, यानी बिना लोगों का नाम जाने एनोनिमस लेवल पे भी जारी कर सकते हैं। हालांकि जब हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मात्र स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हैं, ठीक है, मैटरनल हेल्थ से संबंधित कोई इशू है, तो उसमें एनोनिमस डेटा बहुत ज़्यादा काम नहीं करता है। ठीक है, यही कारण है कि लेखकों का मत है कि हमें जब हेल्थ आईडी के बारे में बात करनी चाहिए तो हमें व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारों की ज़रूरत है। ठीक है, जब हेल्थ आईडी के बारे में बात करनी है तो व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारों की ज़रूरत है, और इसमें विशेषकर प्राथमिक स्तर पे यानी फर्स्ट कॉन्टैक्ट लेवल पे प्राथमिक स्तर पे स्वास्थ्य को बेहतर करने की ज़रूरत है, जैसा कि तमिलनाडु राज्य ने किया है। ठीक है, तो तमिलनाडु राज्य ने क्या किया? तमिलनाडु राज्य ने कोशिश की कि ये जो पूरा सिस्टम है प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र का, उसको केंद्रीकृत बनाया जाए, और केंद्रीकृत बनाने के तहत जो दवाओं की खरीद है, दवाओं का वितरण है, उसको बेहतर करने की उन्होंने कोशिश की है, जिसके तहत गाँव के स्तर पर ही डॉक्टर उपलब्ध हों, गांव के स्तर पर ही आशा आदि नर्स आदि उपलब्ध हों, इसको सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। आगे चलकर राजस्थान और केरल ने भी इसे अपनाया है, लेकिन जो ये व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार हैं, उनकी सफलता के लिए जन जागरूकता की ज़रूरत है, जो हमारी आपूर्ति है उसको मांग आधारित करने की ज़रूरत है, साथ ही साथ अधिग्रहण और वितरण व्यवस्था की पारदर्शिता की भी ज़रूरत है। ठीक है, साथ ही साथ उत्तरदायित्व अकाउंटेबिलिटी लाना ज़रूरी है, भ्रष्टाचार से व्यवस्था को मुक्त बनाना भी ज़रूरी है, तभी हम तकनीक को बेहतर रूप से लागू कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे वो हेल्थ आईडी की बात हो या किसी भी प्रकार के सुधारों की बात हो, जब तक व्यापक स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार नहीं होंगे तब तक इस तरीके की जो तकनीकी आईडी की जो संकल्पना है वो पूरी तरीके से बेहतर लागू नहीं हो सकती है। ठीक है, इस बात को समझने की ज़रूरत है। इसके तहत हमें यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, यानी जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है या प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, इनको हमें सार्वत्रिकृत करने की ज़रूरत है। सार्वत्रिकृत का मतलब क्या हुआ कि इनको यूनिवर्सलाइज करने की ज़रूरत है। यूनिवर्सलाइज करने का मतलब क्या हुआ कि 100% लोग, ठीक है, चाहे वो गांव में रहते हों, चाहे वो शहर में रहते हों, चाहे वो किसी भी राज्य में रहते हों, उन सभी के सभी लोगों की पहुंच होनी चाहिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स तक। ठीक है, जिसमें यूनिवर्सलाइजेशन के साथ उसमें प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा सकता है, जिसमें हमें डिजिटली हेल्थ को मजबूत करने की ज़रूरत है। ठीक है, जैसे कि डिजिटल थर्मामीटर वगैरह, साथ ही साथ जो जीवन शैली की जो बीमारियां वर्तमान में बढ़ रही हैं, ठीक है, विशेषकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, या इसको हिंदी में कहते हैं जो गैर संचारी रोग जो बढ़ रहे हैं, ठीक है, जीवन शैली आधारित रोग या गैर संचारी रोग, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, कार्डियक अरेस्ट, दिल से संबंधी रोग, उन सब को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, जिसमें डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म सेवाओं को नियमित बनाने की, कम दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाओं को उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, और साथ ही साथ महिला, बच्चे और वृद्धजनों को भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। इसका मतलब बहुत सारे ऐसे सुधार हैं जिनको करने की ज़रूरत है, तभी हम स्वास्थ्य क्षेत्र को एक बेहतर रूप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 1 से लिया गया है, और इसमें जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी से इसको संबंधित कर सकते हैं। हाल ही में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है। ठीक है, जीएसटी काउंसिल क्या होता है इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। तो जब जीएसटी लागू किया गया, वस्तु और सेवा कर लागू किया गया, तब केंद्र के फिनेंस मिनिस्टर और राज्यों के स्टेट फिनेंस मिनिस्टर आदि सब को मिला के एक काउंसिल का गठित किया गया, जो एक संवैधानिक संस्था है। तो इसके द्वारा जीएसटी के मामले में उच्च स्तरीय फैसले लिए जाते हैं, और अभी हाल में ही इस जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है, जिसमें यह कहा गया है कि
जीएसटी के कलेक्शन को लेकर, जो जीएसटी का जो इकट्ठा होने वाले का अनुमान है कि कितने पैसे आएंगे, उसमें एक अंतराल आ सकता है, ठीक है, कमी हो सकती है। यानी राज्यों को जीएसटी से जो आय होती है उसमें कमी की आशंका जाहिर की गई है। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के दौर में अर्थव्यवस्था जीडीपी सिकुड़ने की आशंका है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, सिकुड़ सकती है, ठीक है। तो इसके चलते जो जीएसटी है उसमें कमी आ सकती है और केंद्र सरकार ने अब राज्यों से कहा है कि आप इस जीएसटी के कमी को पूरा करने के लिए आरबीआई आदि से उधार ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा मामला क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। संदर्भ मैंने आपको क्या बताया कि वर्तमान कोविड-19 के दौर में राज्यों के सामने वस्तु और सेवा कर से प्राप्त होने वाले राजस्व के कम होने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का राजस्व अंतराल हो सकता है। यानी लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है जीएसटी के कलेक्शन के संदर्भ में। अब है क्या कि 2017 में जीएसटी को लेकर एक एक्ट बनाया गया था जिसका नाम था जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट। जीएसटी कंपनसेशन एक्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य जो हैं वो जीएसटी को अपना लें, और यदि राज्य जीएसटी को अपना लेते हैं और उनके राजस्व में कोई कमी आती है तो इसकी क्षतिपूर्ति जो है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी 2022 तक, ठीक है। तो कहने की बात तो ये हुई कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम बोल रहा है कि कोई किसी भी तरीके का राजस्व में कमी आए, जैसे कि अभी आई है, तो इसकी भरपाई होनी चाहिए केंद्र सरकार द्वारा। लेकिन केंद्र सरकार क्या कह रही है? तो केंद्र सरकार का ये कहना है कि जो जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम है उसमें जो कारण है कि किन कारणों के चलते कंपनसेशन देना पड़ेगा, उन कारणों में एक्ट ऑफ गॉड शामिल नहीं है। एक्ट ऑफ गॉड का मतलब क्या हुआ कि ऐसे प्राकृतिक कारक जो मानव की परिधि से बाहर हैं, ठीक है, ईश्वर जनित कृत्य जो हैं मानव की परिधि से बाहर हैं, और कोविड-19 एक ऐसा उदाहरण है जिसके माध्यम से राजस्व में कमी आई है, और कोविड-19 एक एक्ट ऑफ गॉड है। इसी के चलते हम जीएसटी क्षतिपूर्ति में केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है, राज्य स्वयं से इसकी व्यवस्था करें और अपनी क्षतिपूर्ति को कम करें, ठीक है। तो केंद्र ने सीधा सीधा बोल दिया है कि जो राजस्व का जो अंतराल है वो एक ईश्वर जनित कृत्य का परिणाम है, कोविड-19 का परिणाम है, एक्ट ऑफ गॉड का परिणाम है, इसलिए केंद्र द्वारा इसकी क्षतिपूर्ति पूरी तरीके से नहीं की जा सकेगी और राज्यों द्वारा खुद कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि वो अपनी कमी को दूर कर सकें। अब इसमें क्या व्यवस्था है, इसमें थोड़ा और समझ लीजिए कि जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम, ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन एक्ट 2017 कहता है कि अगर मान लीजिए किसी तरह की कमी आ जाती है तो सेंट्रल स्तर पे, केंद्र स्तर पे जो है एक क्षतिपूर्ति उपकर, ठीक है, कंपनसेशन सेस लगाया जाएगा। सेस में क्या होता है कि पूरी की पूरी जो राशि है वो केंद्र सरकार के पास जाती है और केंद्र सरकार क्या करेगा, इस जीएसटी की क्षतिपूर्ति सेस को राज्यों में बांट देगा। तो केंद्र का ये कहना है कि अगर क्षतिपूर्ति उपकर भी लगाया जाएगा तो इससे मात्र 22% अंतराल को भरा जा सकता है और 2,35,000 करोड़ रुपए फिर भी बाकी रह जाएंगे। यानी 3 लाख करोड़ की कमी है। 3 लाख करोड़ की कमी में लगभग 65,000 करोड़ रुपए हम सेस के माध्यम से इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन 2,35,000 जो करोड़ हैं, ठीक है, उनको खुद से ही इकट्ठा करना पड़ेगा। अब ये जो 2,35,000 करोड़ हैं इसको कैसे इकट्ठा किया जाए, तो इसके लिए आरबीआई ने 2 विकल्प दिए हैं, ठीक है। पहला विकल्प तो ये कहता है कि इसमें अगर राज्य ठीक से, राज्य जो हैं बेहतर ढंग से जीएसटी को कार्यान्वित करें तो 97,000 करोड़ रुपए जीएसटी को लागू करने से ही प्राप्त हो सकते हैं।
तो उन्होंने पहला तो विकल्प ये रखा है कि आप 97,000 करोड़ रुपए ले लीजिए, जीएसटी को सही से लागू करने से तो कुछ आपकी क्षतिपूर्ति हो जाएगी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पूरा का पूरा 2,35,000 करोड़ रुपए का जो है वो आरबीआई से आप उधार ले लीजिए और इसको बाद में फिर आप कंपनसेट करते रहिएगा। ठीक है, बाद में जो है आप इसको क्षतिपूर्ति से भरते रहिएगा। तो आरबीआई ने सरकार का ये कहना है कि 2,35,000 करोड़ का जो आपको कमी पड़ रही है उसमें 97,000 करोड़ रुपए की पूर्ति तो आप जीएसटी के पूर्ण अनुपालन से कर सकते हैं। शेष राशि जो है उसे दो तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। पहला यह है कि आरबीआई एक स्पेशल विंडो खोले और इसके माध्यम से राज्यों को उचित ब्याज दर पर ऋण दिया जाए, जिसकी जो प्रतिपूर्ति है वो आगे की जाए। एक विकल्प यह है कि आप आरबीआई से स्पेशल विंडो के तहत लोन ले लो। ठीक है, दूसरा विकल्प यह है कि पूरा का पूरा 2,35,000 करोड़ जो है आप उधार ले लीजिए। ठीक है, इसके लिए भी हम आरबीआई आदि से बोल सकते हैं। अब इसमें केंद्र जो है वो एक यह छूट देने को तैयार है कि एफआरबीएम एक्ट के तहत जो राज्यों पर राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए या राजस्व घाटे को कम करने के संबंध में जो कुछ प्रतिबंध लगे हुए हैं उन प्रतिबंधों पे कुछ ढील दी जा सकती है ताकि वो मार्केट से पैसा उठा सकें या आरबीआई से उधार ले सकें। तो राज्यों द्वारा ज़्यादा उधार ना लिया जाए, इसके लिए एफआरबीएम एक्ट में कुछ सीमाएं लगी हुई हैं। इसमें जो राज्य हैं उनको छूट दी जा सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। जीएसटी क्षतिपूर्ति अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया कि इसमें ईश्वर जनित कृत्य शामिल नहीं है, इसलिए राज्य को कहा गया कि हम जो है कंपनसेशन नहीं देंगे और राज्यों को 2022 तक कंपनसेशन दिया जाने वाला था, जिसके लिए अगर कोई कमी आती है तो एक सेस लगाया जाता है जो सिन और लग्जरी गुड्स पे लगता है। जैसे कि मान लीजिए गुटखा हो गया, मान लीजिए शराब हो गया, ठीक है, या फिर लग्जरी गुड्स हो गए, उन पे लगाया जाता है। ठीक है, हालांकि बहुत सारे जो राज्य हैं वो केंद्र के इस प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं और उनका कहना है कि राज्य इस आधार पर भेदभाव कर रहा है और अपने विविध जो उनके लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, विधिक प्रावधान हैं कंपनसेशन एक्ट 2017 के अनुसार, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है। कई राज्यों का ये कहना है कि खुद केंद्र की जिम्मेदारी बनती है कि वो धन उधार लेके राज्यों में बांटे। तो ये जो पूरा मसला है जीएसटी कंपनसेशन का मसला, ये आगे सेंट्रल स्टेट रिलेशन के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। ठीक है, चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो पेज नंबर 11 से ली गई है और इसका संबंध जीएस पेपर 3 में डिफेंस से है। तो हुआ क्या है, तो अभी हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत को रक्षा क्षेत्र विनिर्माण में, रक्षा क्षेत्र मैन्युफैक्चरिंग में एक विश्व लीडर बनाने की बात कही गई है और इसके लिए बहुत सारे सुधार किए गए हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में उन सुधारों के बारे में बताया गया है जो भारत को डिफेंस सेक्टर में बेहतर लीडर बनाने के लिए किए गए हैं। ठीक है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया कि प्रधानमंत्री जी द्वारा भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और मित्र राष्ट्रों को भारत हथियारों के निर्यातकर्ता के रूप में उभर सके ताकि हिंद महासागर में एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में काम कर सके, इसके लिए आह्वान किया है। यानी प्रधानमंत्री जी का कहना है कि भारत में वो क्षमता है कि रक्षा क्षेत्र में निर्माण के मामले में और रक्षा क्षेत्र निर्यात के मामले में हम एक विश्व लीडर बन सकते हैं। और विश्व लीडर बनाने के लिए बहुत सारे कार्य हाल ही में अपनाए गए हैं जिनको मेंस और पीटी किसी में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे उपाय हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो हाल के समय में रक्षा विनिर्माण और उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के संदर्भ में बहुत सारे प्रयास हुए हैं, जैसे कि रक्षा क्षेत्र में डिफेंस सेक्टर में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए इसकी सीमा बढ़ा के 74% कर दी गई है और वो भी ऑटोमेटिक रूट के तहत। ऑटोमेटिक रूट के तहत क्या होता है कि सरकार या आरबीआई से पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा जो भारत में बहुत सारे जो रक्षा कारखाने काम करते हैं, डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड
जो सरकारी कंपनियां काम करती हैं रक्षा क्षेत्र में, उनमें व्यावसायिकता बढ़े, उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़े, इसके लिए उनमें सुधार करने की पहल की गई है। ठीक है। इसके अलावा रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों के मध्य लेवल प्लेइंग फील्ड बनाई गई है ताकि निजी क्षेत्र भी इसमें आगे आए। ठीक है। निर्यातों की पूरी प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। इसके अलावा जो रक्षा क्षेत्र का जो बजट होता है, ठीक है, उसमें कुछ पार्ट ऐसा रखा गया है कि जो खरीदी की जाएगी उसमें केवल और केवल घरेलू रक्षा उद्योग से खरीदी होगी, उसे बाहर से कोई चीज़ हम नहीं खरीदेंगे। और रक्षा बजट में 52,000 करोड़ रुपए इस संदर्भ में रखे गए हैं। यानी अगर मान लीजिए हमें कोई गोली खरीदनी है, मान लीजिए अगर हमें कोई बंदूक खरीदनी है, मान लीजिए अगर हमें कोई गोला बारूद आदि खरीदना है, तो इसके लिए हम विदेश नहीं जाएंगे, भारत की ही गोलियां, बंदूक, गोला बारूद खरीदेंगे और इसके लिए 52,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ठीक है। इसके अलावा अभी हाल में ही रक्षा उत्पादन और निर्यात नीति को बढ़ावा देने संबंधी नीति का एक मसौदा जारी किया गया है। ठीक है, इसमें हमने चर्चा की थी, डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, प्रमोशन पॉलिसी। इसके तहत ये लक्ष्य रखा गया है कि 2025 तक जो पूरा जो व्यापार है, पूरा जो रक्षा उद्योग का जो टर्नओवर है भारत में, उसको हमें पहुंचाना है 25 बिलियन डॉलर तक और इसमें 5 बिलियन डॉलर के निर्यात को लक्षित किया गया है। ठीक है, तो ये किया गया है। इसके अलावा डिफेंस और रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो आईपी इशू हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से संबंधित इशू हैं, जो टैक्सेशन से संबंधित इशू हैं, कराधान से संबंधित इशू हैं, जो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी क्षेत्र से संबंधित इशू हैं, एटॉमिक एनर्जी क्षेत्र से संबंधित इशू हैं, इन सभी इशू को सही बनाने, बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है। इसके अलावा जो भारत विदेशों से बहुत सारा आयात करता है रक्षा क्षेत्र में, वो जो आयात होता है उस आयात को भी भारत में ही निर्मित किया जा सके, इसके लिए भी कोशिशें की गई हैं। ठीक है, जिसके लिए यूपी और तमिलनाडु में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, रक्षा उद्योग गलियारों का निर्माण किया गया है और इसके संदर्भ में अगले 5 साल तक 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा ये तो हमने चर्चा की ही थी, अभी हाल में ही 101 रक्षा उत्पादों को, ठीक है, डिफेंस प्रोडक्ट्स को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है। नेगेटिव लिस्ट का मतलब क्या हुआ कि अब इनके आयात पे रोक लगा दी गई है। ठीक है, अब इनको आयात नहीं किया जाएगा, इनको केवल और केवल भारत में बनाया जाएगा। ठीक है, इन सब से ये आशा की जाती है, इन सब उपायों से ये आशा की जा रही है कि भारत में जो रक्षा उद्योग है वो ना केवल आगे बढ़ेगा बल्कि भारत इसमें एक वर्ल्ड लीडर के रूप में उभर सकेगा। ठीक है, और जिस तरीके से भारत में इसरो ने भारत को एरोस्पेस क्षेत्र में बेहतर बनाया है, उसी तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी ऐसा हो सके, इसके लिए प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो पेज नंबर 11 से लिया गया है और जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी और साइंस टैक्सेस का संबंध है। ठीक है, इसके तहत जो वायु परिवहन क्षेत्र की जो विनियामक इकाई है, वायु परिवहन क्षेत्र की जो विनियामक इकाई है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, डीजीसीए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इसने विमानों के भीतर जो हम गैजेट्स यूज़ करते हैं, मोबाइल, टैबलेट, ठीक है, कंप्यूटर्स, उसमें जो गैजेट्स यूज़ करते हैं, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो कैसे इस्तेमाल किए जाएं, इसको लेकर नियम जारी किए हैं। ठीक है, तो क्या क्या नियम जारी किए हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा फ्लाइट के भीतर विभिन्न पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, इनको चलाने के संदर्भ में गाइडलाइन जारी की गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट्स हैं उनको केवल फ्लाइट मोड में ही चलाया जाना चाहिए, उनके डेटा को यूज़ नहीं करना चाहिए और अगर आप इनका डेटा यूज़ कर रहे हैं तो वो 3000 फीट या उसके ऊपर ही किया जाना चाहिए, इसके पहले नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, चाहे वो वॉइस रिकॉर्डर हो, इलेक्ट्रॉनिक एंटरटेनमेंट डिवाइस, आईपॉड वगैरह हो,
ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक शेवर्स हों उनको यूज़ नहीं करना है, और जो भी इनका यूज़ करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जिसमें फ्लायर्स यानी जो उड़ने वाले जो लोग हैं उन पे प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात समझने की ज़रूरत है कि हवाई जहाज़ों में आखिर क्यों जो है इंटरनेट के प्रयोग पे पाबंदी लगाने की बात कही जाती है। तो देखिए, हवाई जहाज में होता क्या है कि दो तरीके से कनेक्टिविटी दी जाती है। एक तो एयर टू ग्राउंड कनेक्टिविटी, जिसमें डेटा भेजा जाता है और रिसीव किया जाता है एयरप्लेन्स में, और इस तरीके से काम करता है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर विमान ऊपर होता है तो सैटेलाइट के माध्यम से डेटा भेजा जाता है और जिसे एयरप्लेन रिसीव करता है हाई स्पीड कनेक्टिविटी से। लेकिन जब कई बार विमान जो है वो नीचे होता है, जब विमान जो है धरती के पास होता है, और इस समय अगर डेटा वगैरह यूज़ किया जाए, इंटरनेट वगैरह यूज़ किया जाए, तो इससे जो जो वेव्स जाती हैं, ठीक है, इससे जो किरणें जाती हैं उसका इन्फ्रेंस हो सकता है, उसका टकराव आदि हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो वायुयान में लगी हुई। तो वायुयान में लगे हुए उपकरणों से इनके टकराव के चलते वायुयान में खराबी आदि आ सकती है। इसी खराबी को बचाने के लिए ये सलाह दी जाती है कि वायुयान के चलने की स्थिति में या वायुयान के खड़े होने की स्थिति में जो है इंटरनेट आदि इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक है, तो वायुयान की सुरक्षा के संदर्भ में इंटरनेट प्रयोग को विनियमित करने की ज़रूरत है और इसीलिए इन नियमों को लाया गया है। ठीक है, चलिए अब कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। विशेष रूप से कमजोर या सुभेद जनजातीय समूह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान करें। असत्य कथन, इन्हें पूर्व में आदिम जनजातीय समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया था। इनकी विशेषताओं में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि भी शामिल है। इनका सृजन ढेबर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर किया गया। सर्वाधिक विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह अंडमान निकोबार में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है, चौथा कथन गलत है। सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो उड़ीसा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेष रूप से सुभेद जनजातीय समूह पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स अंडमान व निकोबार में निवासित हैं? ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंगे, शोम्पेन, नॉर्थ सेंटिनलीज। केवल 1 और 5, केवल 2, 3 और 4, 3 और 4 उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ये पांचों की पांचों जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो अंडमान निकोबार में निवासित हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स होते क्या हैं? तो इनको पहले आदिम जनजातीय समूह कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स इनको कहा जाता था। वर्तमान में इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं, जो भारत सरकार द्वारा किया जाने वाला वर्गीकरण है, जो विशेष रूप से निम्न विकास सूचकांक जैसे शिक्षा का स्तर और बाकी सारे आधार पे इनकी स्थिति में सुधार लाया जाए, इसके लिए इनका वर्गीकरण किया जाता है। और इनका जो वर्गीकरण है, जो इनको पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहा गया, वो 1960 की एक रिपोर्ट है, ढेबर कमीशन, ढेबर आयोग, उसके आधार पे किया गया। जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं उसके कुछ मानक होते हैं, उसकी कुछ शर्तें होती हैं, जिसके आधार पर किसी समूह को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में शामिल किया जाता है। जैसे कि उनके द्वारा आदिम कृषि प्रणाली का प्रचलन हो, ठीक है, जैसे कि झूम वगैरह, झूम खेती वगैरह वो करते हो। ठीक है, वो जो है शिकार और खाद्य संग्रहण का अभ्यास करते हो सकता है कि वो कृषि ना करते हो। उनमें शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हो, जनसंख्या वृद्धि ना हो रही हो। दूसरे जनजातीय समूह की तुलना में साक्षरता बेहद कम हो। ठीक है, और मुख्य रूप से जो आधुनिक सभ्यताएं हैं, ठीक है, उनसे उनका बहुत ज़्यादा जुड़ाव ना हो। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिसके आधार पर कुछ ग्रुप्स को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कहते हैं। ठीक है, और भारत में सबसे ज़्यादा जो पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो 13 उड़ीसा में पाई जाती हैं, फिर आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, फिर बिहार और झारखंड में पाई जाती हैं। ठीक है, कुल मिला के 75 ऐसी जनजातियां हैं, जिसमें बिरजिया बिहार में पाई जाती है, अंडमान निकोबार में सेंटिनलीज, ग्रेट अंडमानी, ओंगे, जारवा और शोम्पेन,
मध्य प्रदेश में बिरहोर, बिहार में असुर, उड़ीसा में मनकीडिया, केरल में चोलानेक्कन, ठीक है, बिहार में सावर, उत्तराखंड में राजी, सोरिया पहाड़िया बिहार, बिरहोर उड़ीसा, बिहार कोरवा, टोडा तमिलनाडु, कोटा तमिलनाडु और राजी उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली कुछ प्रमुख पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों पे विचार कीजिए, कथनों पे विचार कीजिए। डंकन पैसेज दक्षिणी अंडमान को लिटिल अंडमान से पृथक करता है। पांचाल चैनल लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से पृथक करता है। उपरोक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान करनी है। केवल एक, केवल दो, दोनों की कोई नहीं। चलिए इसका एक मैप देख लेते हैं। यह है हमारा डंकन पैसेज, ठीक है, और ये जो डंकन पैसेज है यह लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करता है। तो देखिए यहाँ पे लिटिल अंडमान को साउथ अंडमान से अलग करने वाला डंकन पैसेज, यानी पहला तो सही है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं। देखिए जो लिटिल निकोबार है उसको ग्रेट निकोबार से पृथक करने वाला जो चैनल है उसका नाम है प्राइसी चैनल। क्या नाम है? प्राइसी चैनल। तो पांचाल नहीं, प्राइसी चैनल लिटिल निकोबार को ग्रेट निकोबार से अलग करता है, और जो पांचाल चैनल है वो उसके नॉर्थ में अवस्थित है। ठीक है, तो पांचाल चैनल नहीं होगा यहाँ पे, क्या आंसर होगा? प्राइसी चैनल। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक इसका सही आंसर है। अब ये जो तीनों क्वेश्चन जो हमने लिए वो क्यों लिए? तो वो इसलिए लिए क्योंकि आज पेज नंबर 1 में ये खबर आई है जिसमें ग्रेट अंडमान ट्राइब्स में 5 लोगों को जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आते हैं उनको कोविड टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, तो ग्रेट अंडमानी ट्राइब जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है उसको पॉजिटिव पाया गया है कोविड-19 से। ठीक है, तो इसके चलते अंडमान निकोबार, इससे संबंधित प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महानदी अमरकंटक के दक्षिण में सिन्हावा धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ व उड़ीसा में बहती है। ब्राह्मणी और वैतरणी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तीसरा गलत है। ठीक है, तो केवल 1 और 2 इसका सही आंसर है। ठीक है, ये आज पेज नंबर 11 पे खबर आई है जिसमें भुवनेश्वर के पास महानदी को दर्शाया गया है। ठीक है, तो महानदी जो है अमरकंटक के दक्षिण में सिन्हावा धमतरी जिला छत्तीसगढ़ के निकट से निकलती है। यह नदी उड़ीसा में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और शिवनाथ, हसदेव, मांद, जोंक और तेल इसकी सहायक नदियां हैं, जबकि ब्राह्मणी और वैतरणी उड़ीसा में बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली 2 अन्य प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, ये देखिए, देख सकते हैं आप, ये जो नदी है ये जो है ये नदी कौन सी नदी है? तो इसका नाम है महानदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, जो हीराकुंड डैम है, हीराकुंड जो बांध है वो इसी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, जिसमें तेल नदी, ओंग नदी, मांड नदी, हसदेव नदी, ईब नदी, ठीक है, यह जो है शिवनाथ नदी, ये सब जो हैं इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2014 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्वीपों के युग्म में से निम्नलिखित कौन सा एक 10 डिग्री चैनल जल मार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? अंडमान और निकोबार, निकोबार एवं सुमात्रा, मालदीव और लक्षद्वीप, सुमात्रा और जावा। चलिए देख लेते हैं। तो 10 डिग्री जो चैनल जलमार्ग है वो एक संकीर्ण जलमार्ग है जो बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिटिल अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। ठीक है, तो अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला एक चैनल है, जबकि निकोबार सुमात्रा से ग्रेट चैनल द्वारा अलग है। ठीक है, इसके विपरीत मालदीव और लक्षद्वीप 8 डिग्री चैनल द्वारा अलग होते हैं, जबकि जावा और सुमात्रा सुंडा जल संधि द्वारा पृथक होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, चलिए एक मैप से इसको देख लेते हैं। यह जो है यह अंडमान है, ठीक है, और यह जो है यह निकोबार है। अंडमान और निकोबार 2 द्वीप हैं,
द्वीप समूह की श्रृंखला है जिसको 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर थोड़ा चले जाएंगे तो देखिए अंडमान के 2 भाग किए जा सकते हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। जैसे कह सकते हैं ग्रेट अंडमान, बड़ा अंडमान और छोटा अंडमान। तो बड़े और छोटे अंडमान को अलग करने वाला कौन है? डंकन पैसेज। डंकन पैसेज किसको अलग करता है? तो बड़े अंडमान को छोटे अंडमान से, जिसमें बड़े अंडमान के 3 हिस्से हैं, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान और साउथ अंडमान। और जो पोर्ट ब्लेयर जो इसकी राजधानी है वो साउथ अंडमान में अवस्थित है। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो कार निकोबार है वो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है, जिसके नीचे जो है बाकी द्वीप समूह है, जिसमें ग्रेट निकोबार जो है सबसे साउथ में है, जिसमें भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट अवस्थित है। अब देखिए यहाँ पे एक चैनल है जिसका नाम है ग्रेट चैनल। ठीक है, ये ग्रेट चैनल आगे चल के जावा और सुमात्रा को भारत से अलग कर देता है। ठीक है, यहाँ पे जो है ग्रेट चैनल अवस्थित है और इसी ग्रेट चैनल से आगे चल के जावा और सुमात्रा अलग हो जाते हैं जो इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, जावा सुमात्रा इंडोनेशिया का पार्ट है, जिसमें सुमात्रा जो है वो पहले आता है, जावा जो है वो बाद में आता है। ठीक है, इसमें जावा द्वीप पर इंडोनेशिया की राजधानी, ठीक है, वो अवस्थित है, वो याद रखना है। ठीक है, तो यह जो पूरा जो द्वीप समूह है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिसको एग्ज़ाम में पूछा जाता रहा है। ठीक है, चलिए अब एक निबंध देख लेते हैं। इन दोनों निबंधों को आपको 1000 से 1200 शब्दों में लिखना है। पहला है आरक्षण, राजनीति और सशक्तिकरण तीनों आपस में किस प्रकार से जुड़े हैं, इसको अंतर संबंधित करते हुए लिखना है। दूसरा है वर्तमान में धन ही समाज में सद्गुणों का प्रमुख मानक है। मनी इज द बैरोमीटर ऑफ सोसाइटीज वर्च्यू। तो ऐसा है अथवा नहीं, इसको सिद्ध करते हुए आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। होपफुली आज की जो क्लास है वो आपको समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए बायजूस गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रेप पे। धन्यवाद।